जब भी आप कोठे का नाम सुनते होंगे, कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जो एक साथ उभर करके आ जाता है। वो छोटे छोटे कपड़े, उस रास्ते से गुजरने वाले पुरुष को अपने ओर आकर्षित करना। कई सवाल तो ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में आपको भी जानकारी होता है, लेकिन कई सवाल जो आप भी समय पे छोड़ देते होंगे। क्या यहाँ पे काम करने वाली लड़कियाँ जो अपने मर्जी से काम करती है? क्या कुछ लड़कियाँ का शौक ऐसे होता है कि जो उस जगह पे काम करते हैं? क्या कुछ लड़कियाँ ऐसी जो उसको उस दलदल में ज़बरदस्ती धकेला जाता है? कई तरह के सवाल जो एक साथ निकल करके आता है। हालांकि कई सारे कहानी जो आप सुने होंगे जिसमें पिता ने अपने पुत्री के साथ अवैध रिश्ते में आया, भाई ने अपने बहन के साथ अवैध रिश्ते में आया, लेकिन आज एक भाई ने जो अपने बहन के लिए किया वो हर एक इंसान को सैल्यूट करने पे मजबूर कर देता। लेकिन वाकई में इस पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप भी कहेंगे एक लड़की के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्या इंसानियत लोगों कितनी भी गिर जाएगी। आज के डेट में अगर वो भरोसा और विश्वास करे तो किन लोगों पे वो भरोसा और विश्वास करे, किनको वो अपना बोले। ताकि समझते हैं आज की इस पूरी घटनाक्रम को। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ कोमल यादव। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। दरअसल इस कहानी का शुरुआत होता है 2 स्टेट से, और दोनों स्टेट का 2 जगह जो है शायद उसको आप जानते होंगे। अगर दिल्ली का नाम सुनते होंगे तो शायद जीवी रोड का नाम एक बार आपके जहन में जरूर आता होगा, और फिर अगर कोलकाता के नाम सुनते होंगे तो कोलकाता के सोनागाछी का भी नाम आपके जहन में जरूर आता होगा। हालांकि इस कहानी का भी शुरुआत कोलकाता से होता है, लेकिन इस पूरी कहानी का जो अंत होता है वो दिल्ली में आकर के होता है। कोलकाता के एक छोटे से शहर के रहने वाली एक लड़की जो अपनी ग्रेजुएट की तैयारी करके एक दोस्त के माध्यम से एक कंपनी में काम शुरू करती है। घर वाले भी खुश थे बिटिया की शादी के लिए। कम से कम अगर बिटिया काम कर रही है तो कल के डेट में बिटिया की अगर शादी किया जाए तो उससे भी कुछ पैसे की मदद मिल जाएगी, तो फिर बिटिया के एक अच्छी घर में शादी भी हो जाएगा। और अगर ससुराल वाले जानेंगे जो बेटी काम कर रही है और पैसा भी कमा रही है तो शायद थोड़ा मदद मिल जाएगा, अच्छा फैमिली मिल जाएंगे, जहाँ जाने के बाद बिटिया अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी से बिता सकती है। क्योंकि हर एक माता पिता को होता है कि अगर उसकी बिटिया जाए तो उससे बड़े फैमिली में जाए। तो वही बात थी उस लड़की के साथ भी। लड़की जिस कंपनी में काम शुरू करती है वहीं पे वो रूटीन के अनुसार से रोज़ काम पे जाती, फिर रूटीन के अनुसार से वो काम से लौटती। धीरे धीरे लोगों से उनका परिचय होने लगता है। जिस कंपनी में वो काम कर रही थी धीरे धीरे उनके लोग भी उनको जानने लगते हैं। कई लोगों को वो भी जानने लगते हैं, कई लोगों से उनका बात होने लगता है। लेकिन एक लड़की जो उसी कंपनी में काम कर रही थी जिस कंपनी में वो लड़की काम कर रही थी, धीरे धीरे जब वो दोनों एक दूसरे से बात करते तो दोनों को एक दूसरे का बात काफ़ी अच्छा लगता है, और जिस कारण से धीरे धीरे दोनों की बात दोस्ती में बदलते हैं। और फिर दोस्ती कुछ ऐसा कि दोनों एक साथ ऑफिस जाना, उस कंपनी के काम के लिए दोनों एक साथ घर से निकलते, फिर एक साथ अपने अपने घर लौटते हैं। कई बार जब दोनों को घूमने का भी मन होता तो एक साथ कहीं घूमने भी जाते हैं। कोई पार्टी फंक्शन से लेकर के हर एक चीज़ दोनों साथ ही करते थे। अक्सर कंपनी के लोग भी जानते थे कि ये दोनों एक पक्के दोस्त हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। बेटी भी कमा करके अपने घर में पैसे दे रहे थे, कुछ पैसे अपने सेविंग भी कर रहे थे। उसका एक भाई जो होता है वो भी बाहर में कुछ काम करते हैं, उनसे भी पैसे आ जाते हैं। परिवार वाले सोच ही रहे थे कि कुछ पैसा और हो जाएगा तो बिटिया की शादी की जाएगी। समय बीतते जाता है। एक दिन अचानक उस लड़की की जो दोस्त होती है, जिस लड़की का नाम होता है ज्योत सिन्हा बोलती है कि तुम देखो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक ही हो और तुम ग्रेजुएट की हो, तो क्यों ना तुम अच्छी पैसा कहीं कमाओ। मेरा एक जान पहचान का लोग है जो दिल्ली में रह करके काम करता है, शायद अगर मैं उनसे बात करूं तो तुम्हारे लिए एक अच्छे काम ढूंढ देंगे और तुम अच्छे खासा पैसा कमा सकती हो। अब कोई भी इंसान अगर बड़े पैसे की बात सुने तो मन में तो लोभ जरूर आ जाता है। तो वो लड़की भी जैसे इस बातों को सुनती है तो वो बोलती है, बहन अगर ऐसा कोई काम है जहाँ से मैं अच्छा पैसा कमा सकती हूँ तो तुम एक बार बात करो। अगर लोग भरोसे वाले हैं तो शायद अगर काम कोई अच्छा होगा और काम इससे बेहतर होगा और पैसा भी ज़्यादा मिलेंगे तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। लड़की उसके ही सामने में एक लड़का को फ़ोन लगाता और फ़ोन लगाने के बाद बोलता है कि मेरी एक सहेली है, वो दिल्ली में काम करनी चाहती है, अगर उसके लिए कोई काम है जिसमें से उसको अच्छा खासा पैसा मिल सके तो तुम मुझे बताओ। वो लड़का बोलता है कि तुम उसका रिज्यूम भिजवा दो, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको कोई अच्छा काम मिल जाए। अगर अच्छा काम मिल जाए तो मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा और तुम्हें भी बता दूंगा, फिर तुम उस लड़की को बता देना। अब ये फिर बात होती है, फिर उस लड़की का रिज्यूम उस लड़के को भेजा जाता है। वो लड़का रिज्यूम लेता है, फिर वो लड़का उस लड़की से मिलने के लिए दिल्ली से कोलकाता आता है। कोलकाता में आने के बाद वो तीनों मिलते हैं। वो लड़की
जो ग्रेजुएट की हुई थी वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर के उस लड़का के पास जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट उस लड़का को दिखाते हैं। दोनों में फिर बातें होती है, फिर एक डेट तय होता है कि इस दिन उसको दिल्ली जाना है। लड़की खुश थी, वो अपने परिवार के पास जाते हैं, इस खुशी का इजहार करते हैं जो मुझे दिल्ली में जॉब लगने वाली है, जहां सैलरी भी कुछ अच्छी खासी, घर की स्थिति जो है वो भी दूर हो जाएंगे और मेरे शादी में कुछ पैसे की जो जरूरत है वो भी पूरा हो जाएंगे। कुछ दिन अगर वहाँ काम भी करेंगे तो अच्छा खासा पैसा भी कमा लेंगे, फिर जब शादी होगा तो फिर वहीं सेटल हो जाएंगे, फिर कहीं अपने पति के साथ रहेंगे। परिवार वाले काफी खुश थे, भाई बहन भी उनका खुश था। फिर एक डेट के अनुसार से वो लड़की को दिल्ली जाना था। फिर उस डेट पे वो लड़की अपने घर से सारे सामग्री को लेकर के कुछ नाश्ता लेते हैं, फिर सारा अपना डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, कपड़ा उपड़ा बैग में पैक करती है। पैक करने के बाद वो अपने काम के लिए दिल्ली निकलने लगती है। परिवार वाले उनसे पूछते हैं, बिटिया आखिर तुम किसके साथ जा रही हो? वो बताते हैं कि मेरी एक दोस्त है जिसके साथ में जा रही हूँ। परिवार वाले उतना पूछने का कोशिश नहीं करता, क्योंकि आए दिन बिटिया के ऊपर भरोसा और विश्वास था, क्योंकि बिटिया जब भी अपने घर से काम के लिए निकलती तो वो दिन में एक बार कभी ना कभी अपने घर वाले को फोन करती, उनको बताती सब खैरियत तो है। परिवार को भरोसा था अपनी बिटिया पे, जो बिटिया कभी भी उनकी गलत दिशा पे नहीं जा सकता। तो परिवार वाले उतना जानने का कोशिश नहीं करता है। वो सोचता है कि बिटिया भी अब जवान है और ग्रेजुएट किए हुए लोग, और फिर वो परिपक्व हो ही जाते हैं। फिर उस लड़का के साथ वो लड़की दिल्ली भी पहुंचते हैं। परिवार वाले को पता था जो कि इस टाइम में दिल्ली पहुंचना है, क्योंकि अक्सर बिहार और बंगाल से अगर आप निकलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको दिल्ली पहुंचने में टाइम लगेगा तो 24 घंटा काफ़ी हो गया। 24 घंटा तक उस लड़की का लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं आता। फिर उसका भाई उस लड़की के नंबर पे फ़ोन लगाता है, लेकिन उस लड़की के नंबर पे फ़ोन नहीं लगता, उसका नंबर बंद बता रहा था। तो परिवार वाले के जहन में आता है कि हो सकता है कि लड़की की मोबाइल चार्ज ना हो। रूम पे पहुंचेंगे तो फिर मोबाइल चार्ज करेंगे तो फोन जरूर करेंगे, और अगर मोबाइल कहीं गुम भी हो गया होगा तो किसी न किसी के नंबर से तो घर वाले को इन्फॉर्म जरूर करेंगे तो वो पहुंच गए, ठीक ठाक से पहुंचे कि नहीं पहुंचे। सोच करके उस दिन तो किसी तरह से गुजर जाता है, लेकिन एक दिन गुजरने के बाद भी जब उस लड़की का फोन नहीं आता तो परिवार वाले में थोड़ा टेंशन हो जाता है कि आखिर बिटिया दिल्ली गई और दिल्ली से फोन नहीं किया, वो किस हालत में है, वो पहुंची कि नहीं पहुंची, क्या उसका काम लगा कि नहीं लगा, कि अभी भी वो बैठी हुई है। फिर वो सारे चीज जानने का कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की के नंबर पे फोन नहीं लगता। तो फिर परिवार वाले परेशान होकर उसके सहेली का भी नंबर ऊपर करने का कोशिश करता है कि आखिर वो किस लड़की के साथ गई है, किस सहेली के साथ गई है, उसका दोस्त कौन है जिसके साथ वो दिल्ली गई है, लेकिन कहीं से भी उसका भी कोई पता नहीं चलता। एक के बाद 2 दिन भी बीतते हैं। 2 दिन के बाद भी जब उस लड़की का कॉल नहीं आता है तो परिवार वाले काफी चिंतित हो जाते हैं। फिर उसका भाई पास के थाना जाते हैं, और थाना जाने के बाद वो थाना में एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि साहेब मेरी बहन घर से तो दिल्ली के लिए निकली थी, लेकिन निकलने के बाद उसके नंबर पे ना ही फोन लग रहा है, ना ही वो मेरे घर वाले को फोन किया, ना ही अपने बारे में कोई चीज बताया, और अचानक से मेरी बहन का नंबर बंद होना कोई ना कोई शक की बात है। आप साहेब गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए और थोड़ा मदद कर दीजिए, मेरी बहन मेरे पास वापस लौटा है और उनका कोई अता और पता चल सके। पुलिस थाने भी उस लड़का का रिपोर्ट दर्ज करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट जो था सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए था। इसके बाद उस लड़का को जो करना था वो लड़का खुद ही पूरा घटनाक्रम करता है। वो लड़की जब दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली पहुंचने के बाद वो जिस दोस्त के साथ वो दिल्ली जाते हैं, वो लड़का उस लड़की को तो पहले एक कमरे में बंद करते हैं और फिर रात को खाने में कुछ ऐसा मिला करके देते हैं कि वो लड़की मानो कि सिर्फ एक जिंदा लाश के जैसी थी। वो सिर्फ देख सकती थी, ना ही कुछ बोल सकती थी, ना ही किसी से बात कर सकती थी। सिर्फ वो देख रही थी जो उसके सामने क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। सुबह के 4 बजे के लमसम में उस लड़की को एक गाड़ी में बिठाती है और बिठाने के बाद उस लड़की को सीधा दिल्ली के जीबी रोड ले जाया जाता है। दिल्ली के जीबी रोड ले जाने के बाद उस लड़की का एक मोल भाव होता है और मोल भाव होने के बाद उस लड़की को कोठा नंबर 68 पे बेच दिया जाता है। अब वो व्यक्ति जिनके साथ वो लड़की दिल्ली गई थी, वही उस लड़की का दोस्त उस लड़की को उस कोठे पे बेच करके निकल जाते हैं। अब लड़की जब धीरे धीरे अपने होश में आते हैं, वो अब जिस जगह पे था बड़ा अजीब सा लग रहा था कि वहाँ पे जो भी लोग थे उसका छोटा छोटा कपड़ा, कई लोगों का वहाँ आना जाना एक साथ, कई लोग आते थे जाते थे, काफ़ी शोर शराले। अगर आप जीबी रोड का मुहैया करे होंगे तो शायद आप वहाँ जानते होंगे कितनी सारी भीड़ होते हैं, कितना कस्टमर जो उस कोठे की तरफ रुख भी करते हैं। और एक लड़की जो वहाँ अचानक से पहुंची, फिर जब ये सारे दृश्य को देखते हैं तो वो अलग लड़की से पूछना भी चाहती है आखिर बहन ये हो क्या रहा है, आखिर मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है। तो उसके सामने में जो और सब लड़कियां थी वो उसको कुछ बताती नहीं, बस ये बोलती है कि धीरे धीरे तुम भी सारी चीज जान जाओगे। अभी एक औरत उस लड़की के सामने आती है और कुछ छोटे छोटे कपड़े लेकर के उस लड़की के शरीर पे फेंकती है। फेंकने के बाद बोलती है कि तुम ये कपड़े पहन लो, कुछ कस्टमर आने वाले हैं जिस कस्टमर के लिए तुम्हें बुलाया गया है।
अब लड़की ये कस्टमर के बात जैसे ही सुनते हैं, वो हैरान था कि ये कस्टमर क्या है और मुझे ये छोटे छोटे कपड़े क्यों पहनना। वो बोलते हैं कि आंटी आखिर मैं हूँ कहाँ, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो फिर वो बोलते हैं कि बिटिया तुम्हारी बिक्री हो चुकी है, तुम्हें कोई इंसान यहाँ से बेच करके गया है। जिस इंसान के साथ तुम दिल्ली आई थी वही इंसान तुमको यहाँ पैसा के रूप में छोड़ के गया है। वो तुम्हारा यहाँ से सौदा किया और वो मुझसे पैसा लिया और जिस कारण से तुम आज यहाँ हो। अब लड़की जैसे इस बात को सुनती है तो वो रोने लगती है, उस औरत का पैर पकड़ती है, उसे रहम की भीख मांगती है कि आंटी मैं ये सब काम करने वाली नहीं हूँ, परिवार से अच्छे खासा, मुझे ये सब काम करने नहीं है, मुझे आप छोड़ दीजिए। आपकी जो भी पैसा है मैं अपने घर वाले से बात करता हूँ, आपको पैसा दिलवाता हूँ, आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन उस लड़की की आंख के आंसू उस औरत पे कोई भी फर्क नहीं दे रहा था। वो औरत सीधा उस रूम से बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अब ये सारा काम करना ही पड़ेगा। लड़की रोती रहती है, बिलखती रहती है, लेकिन कई लोग जो उस लड़की के आमने से सामने से गुजरते हैं, लेकिन कोई लोग उस लड़की के पीड़ा को समझने का कोशिश नहीं करता। समय बीतता है 1 से 2 दिन, लेकिन तब भी लड़की कोई भी काम करने के लिए राजी नहीं था। अक्सर वो औरत उसके पास आती, उनको समझाने की कोशिश करती, बेटिया अब तुम इस माहौल में ढल जाओ और तुम्हें वही करना पड़ेगा जो यहाँ की अन्य लड़कियां कर रही हैं। तुम्हें यहाँ के आने वाले कस्टमर को खुश करना पड़ेगा, उनके मनोकामना को पूर्ण करना पड़ेगा। तुम्हें अब इसी दलदल भरी जिंदगी में जीना पड़ेगा। अब लड़की काफ़ी ज़्यादा फिर से उसको रिक्वेस्ट करती है, लेकिन अब वो महिला उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने लगता है, उस लड़की के साथ मारपीट करता है, लड़की से ज़बरदस्ती करता है कि तुम्हें ये सारे ड्रेस पहनना ही पड़ेगा और तुम्हें इस धंधे में उतरना ही पड़ेगा। लेकिन लड़की उस दिन भी राजी नहीं होता। 2 से 3 दिन बीतते हैं, 3 से 4 दिन बीतते हैं। लड़की को सिर्फ खाने के लिए उतना ही खाना दिया जाता था कि जितना खा करके वो सिर्फ जिंदा लाश के रूप में खड़े रहे। अचानक से फिर वही खाना भी कम कर दिया जाता है, अब लड़की को खाना भी नहीं मिलता। अब जब लड़की खाने के लिए उस औरत से मांगती है कि मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है, औरत बोलती है कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो फिर तुम्हें कमाना पड़ेगा, अगर तुम कमाओगे नहीं तो मैं तुम्हारे नौकर नहीं हूँ जो मैं तुम्हें खाना दूँ, तुम्हें खाना तभी मिलेंगे जब तुम यहाँ काम करोगी। अब कहा भी जाता है कि मरता क्या नहीं करता। अब लड़की के पास ना ही कोई ऑप्शन था, ना ही उनका कोई गुहार सुनने वाला। लड़की अब विवश होकर के उस धंधे में उतरने के लिए राजी हो जाते हैं और फिर उस बूढ़ी औरत से बोलते हैं कि मैं ये सब काम करने के लिए तैयार हूँ। औरत से पूछते हैं मुझे करना क्या पड़ेगा, कि आप मुझे बता दीजिए, मैं वो सब काम करूँगा जिस काम से मुझे खाना मिल सके, मैं यहाँ जिंदा रह सकूँ। लड़की अब समझ गया था कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी अगर जीनी है तो मुझे हर एक वो काम करना पड़ेगा जो ये औरत कह रही है, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसी कोठा नंबर 68 का मालकिन थी। फिर लड़की को वही सारा ड्रेस दिया जाता है, ड्रेस पहनते हैं, फिर जो काम कोठे पे होते हैं वही काम होता है। कोठे पे अक्सर लड़कियां जो छोटे छोटे ड्रेस में खड़े होना, फिर कस्टमर को रुझान करना, कस्टमर उनके पास आते हैं, ढेर सारी लड़कियां जो खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद लड़का उस लड़कियों को चुनते हैं, फिर उनके साथ जाकर के वो अपने हवस का भूख मिटाते हैं। अब लड़की नई नई तो फिर उनकी बोली भी लगने वाली थी। फर्स्ट रोज तो उस लड़की का 10,000 में डील होता, और फर्स्ट बार जब उस लड़की के साथ दुष्कर्म होता है तो वो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, उस इंसान से भी रहम का भीख मांगता है, उस इंसान को भी बोलता है कि साहब मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया है, आप मुझे एक बार घर वाले से बात करा दीजिए। लेकिन वह इंसान भी इस लड़की पर रहम नहीं खाते हैं, वो भी उस लड़की के साथ वही काम करने के लिए गया था जो काम अन्य लोग उस जगह पे जा कर के करते हैं। वो इंसान उस लड़की के साथ वहीं पे अपना हवस का भूख मिटाते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। कहा भी जाता है कि कोई इंसान को अगर 21 दिन तक आप अगर किसी माहौल में रहेंगे, वो इंसान उसी माहौल में ढलने लगता है। अगर आप किसी नशेड़ी को भी साधु के साथ में रख दीजिए, शायद अगर वो 21 दिन रह जाए तो फिर 21 दिन के बाद उसके नेचर में अचानक से परिवर्तन होने लगेगा। अब धीरे धीरे समय बीतता है। समय बीतने के बाद अब वो लड़की भी उसी माहौल में ढलने लगा। अब सुबह सवेरे ही जगना, जगने के बाद छोटे कपड़े पहनना, मेकअप करना, फिर उस जगह पे जितनी भी सारी लड़कियां थी जिस तरह से खड़े होते उसी तरह से खड़े होकर के कस्टमर के रुझान बढ़ाते, उसको अपने तरफ आकर्षित करने का कोशिश करते। कस्टमर उनके पास आते हैं, फिर डील होता, डील होने के बाद वो उनका हवस की भूख मिटाया करते। एक दिन में उस लड़की के साथ 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, यहाँ तक कि एक दिन में 15 से 20 लोग आकर के उस लड़की के साथ अपना हवस की भूख मिटाते। कई बार तो उस लड़की ने कई लोगों से मदद मांगने का भी कोशिश किया, लेकिन उस जगह पे कोई भी इंसान ऐसा निकल करके नहीं आया जो उस लड़की का मदद कर सके। फिर समय आता है अगस्त 2019 का। हालांकि ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ था वो जून में ही शुरुआत हो चुका था। 8 जून को ही वो लड़की दिल्ली आई थी। अगस्त में वो लड़की
के सामने एक कस्टमर आते हैं, जो कस्टमर बंगला में बात कर रहे थे। अब लड़की जैसे उस कस्टमर को देखता है, वो कस्टमर भी उसी लड़की को चॉइस करता है, उसी लड़की को पसंद करता है, उसी के साथ वो अपना हवस की भूख मिटाने के लिए उस कमरे में जाते हैं। अब लड़की जैसे उस व्यक्ति को देखता है तो उससे पूछते हैं कि भैया क्या आप बंगाल से हो, क्या आप कोलकाता के रहने वाले हो? वो लड़का जवाब देता है कि हाँ, मैं कोलकाता के रहने वाला हूँ। लड़की बोलती है कि भैया आपको मेरे साथ जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन आप मेरा एक मदद कर दीजिए। अब लड़का जैसे ही इस बात को सुनता है, बोलता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, आखिर बात क्या है जो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आखिर भैया आप रहने वाले कहाँ? वो लड़की बोलती है कि भैया मैं भी कोलकाता की ही रहने वाली हूँ, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मुझे यहाँ जबरदस्ती धकेला गया है। अब वो लड़का जैसे ही इस बात को सुनता है, वो लड़का पूछता है कि आखिर कारण क्या है? तो वो पूरा बात जो शॉर्टकट में उस लड़का को ही बताता, और फिर वो लड़की बोलती है कि भैया आप मुझे एक बार अपने भाई से बात करा दो। लेकिन वो लड़का भाई से बात कराने के लिए तो वहाँ तो राजी नहीं होता, लेकिन उनको एक सद्भावना देता है कि तुम ऐसा करो, तुम अपना भाई का नंबर मुझे दे दो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से तुम्हारे भाई को कॉल करूँ, क्योंकि इस बगल से भी लोग गुजर रहे, किसी को अगर पता चल जाएगा, किसी को भनक लग जाएगा जो तुम किसी से बात कर रही हो, शायद तुम्हारे ऊपर निगरानी हो जाएगा और फिर तुम्हें इस जगह से हटाया भी जा सकता है। अब लड़की उस लड़के को एक नंबर देता है और बोलता है कि भैया आप मेरा मदद कर दीजिएगा, इस दलदल भरी जिंदगी से मुझे बाहर निकाल दीजिएगा। वो लड़का तो उस दिन तो किसी भी तरह से उस लड़की के पास से तो निकलते हैं। निकलने के बाद सीधा वो कोठे से बाहर निकलते हैं, और फिर बाहर निकलने के बाद वो लड़का उस नंबर पे कॉल करता है, और कॉल करने के बाद बोलता है की खबर। अब जैसे ही ये बात आता है तो वो लड़का सुनता है कि एक बंगाली से बात कर रहा है। वो लड़का बोलता है कि भालो बात है। फिर दोनों में बंगाली में ही बात होता है कि वो लड़का बोलता है कि तुम जिस बहन को खोज रहे हो वो बहन कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारा बहन कोठा नंबर 68 में जीबी रोड दिल्ली में है। अब लड़का जैसे ही अपने बहन के बारे में सुनता है कि मेरा बहन जीबी रोड दिल्ली में है, वो उस व्यक्ति से पूछता है कि भैया आप कैसे बता रहे हो, क्योंकि वो लड़का बोलता है कि मैं खुद कस्टमर बन करके उस जगह पे गया था और मैंने तुम्हारे बहन के साथ जब संतुष्ट होने के लिए उसके कमरे में गया था, सारा कहानी तुम्हारे बहन ने ही मुझे बताया और वही लड़की मुझे ये नंबर दिया जिस कारण से मैं तुम्हें फोन किया। अब भाई जैसे इस बातों को सुनता है उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गया था। उनके बहन एक कोठे पे है और वेश्यावृत्ति कर रहे हैं। भाई तुरंत उस व्यक्ति से बात करते कि भैया मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मुझे तो वहाँ कोई जान पहचान नहीं रहा, लेकिन आप मेरा मदद कर दीजिए, कम से कम बंगाली होने के नाते भी, और मेरे बहन को किसी भी तरह से मेरे पास लाने में आप भी मदद कीजिएगा। वो लड़का सद्भावना देता है जो आप दिल्ली आ जाओ और मुझसे मिलो। वो लड़का जैसे ही इस बातों को सुनता है तो वो तुरंत दिल्ली के लिए रुक करता है। वो दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली पहुंचने के बाद उस व्यक्ति के नंबर पे फोन करता है और बोलता है भाई साहब आपसे मुझे मिलना कहाँ है। वो लड़का बोलता है अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप करोल बाग आ जाइए। तो वो लड़का सीधा करोल बाग पहुंचता है और करोल बाग पहुंचने के बाद उस व्यक्ति से मिलता है और फिर मिलने के बाद उस लड़का से बात होता है कि क्यों ना एक बार हम भी जाकर के अपने बहन से बात करें कि आखिर उसको यहाँ तक आने का कारण क्या है। फिर वो दोनों व्यक्ति उस जगह पे प्लानिंग करते हैं कि अगर तुम सीधे तौर पे अगर पुलिस के पास जाओगे, किसी के पास जाओगे, अगर कानों कान उन लोगों को भनक लग जाएगा तो हो सकता है कि तुम्हारे बहन को उस जगह से हटा करके किसी दूसरे जगह पर दे दे। क्या पता भी वो अभी तक उस कोठे पे है भी या नहीं भी, तो क्यों ना एक बार जाकर उस जगह पे चेक कर लिया जाए। अगर बहन वहां होगा फिर अन्य लोगों से सहायता लेकर के उस जगह पे पहुंचा जाएगा। फिर वो 7 अगस्त 2019 के दिन कोठा नंबर 68 पे पहुंचते हैं। वो दोनों व्यक्ति उस कोठे नंबर 68 पे पहुंचते हैं जिसमें एक लड़की का भाई और एक वही बंगाल के रहने वाला व्यक्ति दोनों पहुंचते हैं। फिर दोनों कस्टमर के रूप में उस कोठे पे गए थे। तो फिर जो कोठे पर जो आम बात होता है लड़की को एक साथ सामने में खड़े करना, फिर कस्टमर उस लड़की को चुनते कि इस लड़की के साथ उसको जाना है। जैसे ही उसके सामने में खड़े होते तो उसमें उसकी बहन भी जो थी वो सामने में खड़ी थी। लड़का वो अपने बहन को ही चुनते हैं जिनके साथ उसको अंदर जाना था। लड़का अपने बहन के साथ अंदर जाते हैं और दूसरा लड़का जो था वो बाहर में उस लड़का का वेट करने लगता है। लड़का अपने बहन के साथ जैसे ही अंदर जाता है तो बहन अंदर में घुसते सिसक के रोने लगती है, क्योंकि उस तब तक मुझे पता लग चुका था कि इस तरह की कई लड़कियां हैं जो इस दलदल में फंसी हुई है। बहन जोर जोर से रो भी नहीं रही थी, अपने भाई को सारा दुखड़ा बताते हैं। फिर टाइम से पहले ही वो लड़का वहां से निकलना चाहता था तो अपना बहन को भरोसा दिलवाता है, विश्वास दिलवाता है कि मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए बहुत जल्द लौट रहा हूं, लेकिन तब तक तुम किसी को भनक नहीं लगने देना कि तुम्हारा भाई भी यहाँ आया था। अब लड़की को बोला जाता है कि तुम उसी तरह से करते रहो जिस तरह से तुमने अभी तक किया, क्योंकि अगर किसी को खबर चल जाएगा कि ये व्यक्ति जो मिलने वाला आया था ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है तो फिर तुम्हारे ऊपर निगरानी हो जाएगा और अभी हम किसी की मदद ले भी नहीं सकते,
क्योंकि अनजान शहर में है, ना ही मुझे कोई जान है, ना ही कोई मुझे जानने वाले लोग हैं जो 10 लोग मेरे साथ आके खड़े हो जाए। किसी ना किसी लोगों का मदद ही लेना पड़ेगा। फिर वो भाई ये बात करके वहां से निकल जाते हैं। फिर वो भाई बाहर निकलते हैं, उनकी आंखों में आंसू था। वो सोचने लगता है जो आखिर अपने बहन को किस तरह से बाहर निकाला जाए। फिर उसी व्यक्ति से बात करते हैं और फिर वो दिल्ली के जो महिला आयोग थे, फिर महिला आयोग के पास पहुंचते हैं। महिला आयोग के पास पहुंचने के बाद वो पूरा घटनाक्रम के बारे में बताते हैं जो किस तरह उनके बहन के साथ हुआ। उन्होंने अपने दोस्त पे भरोसा किया, दोस्त ने उनको नौकरी दिलाने के नाम पे दिल्ली लाया और फिर उनको कोठा नंबर 68 तक पहुंचा दिया। और उसी बहन, वही बहन जो कभी एक समय में खूबसूरती के वजह से, अपने कामों के वजह से जाना जाता था, वही बहन आज कोठे नंबर 68 की शान बढ़ा रही है। वो लड़का रो रो करके पूरा दास्ता जो उस महिला आयोग के अध्यक्ष थे उनको बताते हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष तुरंत एक टीम गठित करते हैं और फिर उस इलाके के दिल्ली के जो पुलिस थे उस पुलिस को अपने साथ करते हैं और एकाएक प्लानिंग के तहत कोठा नंबर 68 पे पहुंचा जाता है। उस लड़की को उस कोठे से निकाला जाता है और फिर उस लड़की को स्थानीय थाना लाया जाता है। और थाना में जब उस लड़की से पूछा जाता है तो लड़की पूरी वही घटनाक्रम बताया जो घटनाक्रम मैंने आपको बताया, किस तरह से वो लड़की किस पे भरोसा की, किस तरह से उनका दोस्ती हुआ, कहाँ पे वो काम कर रही थी, किस लोग में वो दिल्ली आई, किस तरह से उनके साथ हुआ, किस तरह से वो कोठा तक पहुंची, फिर वो किस तरह से कस्टमर के हवस का शिकार बनने लगे। सारी रास्ता जो लड़की दिल्ली पुलिस को बताया। फिर पुलिस एक्शन में आते हैं और फिर वहाँ के कोठे के मालिक जो थी वो महिला, उसको भी गिरफ्तार करते हैं। फिर उनको जेल भी भेजा जाता है और फिर तलाश हो रहा उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति पे वो लड़की भरोसा और विश्वास करके दिल्ली आया था। हालांकि अभी तक वो लड़का का पता नहीं चला है जो वो लड़का कहाँ है, ना ही उस लड़का की गिरफ्तारी हुआ। हालांकि ये कहानी तो यहीं खत्म होता है, लेकिन ये कहानी बहुत कुछ सिखा के जाता है। आज के डेट में अगर आप किसी पे आंख बंद करके भी भरोसा कर ले तो शायद एक बार आप उनको देख ले जो क्या ये भरोसा करने लायक है भी या नहीं है। मैंने ये कहानी आपको इसलिए भी सुनाया क्योंकि आने वाला समय रक्षाबंधन है। किस तरह से एक भाई ने अपने बहन के लिए जो किया वो वाकई में सैल्यूट वाली बात थी। और इसके बारे में आपका क्या राय है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि आज की पूरी कहानी यही खत्म होता है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको एक सच्ची घटना से रूबरू करवाना है। आज के समय में लोग इतना भी गिर सकता है जिसपे अगर आप दोस्ती और भरोसा करके विश्वास हो जाए तो फिर वो इंसान उस इंसान को बेचने तक भी राजी हो जाता है। हालांकि आपकी जो भी राय है इस कहानी को सुनने के बाद वो आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।